गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनकर, आपका साइंस टीचर, और हम पढ़ रहे थे ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने कल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, तंत्रिका तंत्र हमने शुरू किया था। तो तंत्रिका तंत्र में हमने आपको बताया था कि दो तरीके के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम आपके अवेलेबल है। पहला था हमारा पेरिफेरल और दूसरा था हमारा सेंट्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग था हमारा मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन, और दूसरा भाग था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेन के विषय में या मस्तिष्क के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बात करेंगे। इस तरह से हम सीरियल वाइज सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? पहली चीज़ तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, या आप यूँ कह सकते हो कि ये हेड ऑफ द नर्वस सिस्टम है, मतलब तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य अंग है या मुख्य घटक है। यही सारी चीज़ों को संचालित करता है और यही सारी कामों को जो है रेगुलेट भी करता है। फाइन, चलिए, तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन का अगर हम सबसे पहले देखें तो इसका सिचुएशन, इसका लोकेशन कहाँ पर है? ठीक है, ब्रेन का जो लोकेशन है हमारे स्कल के अंदर है, हमारी खोपड़ी जो है, ठीक है, इसके अंदर सिचुएटेड है। ये अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है, मतलब सुरक्षित होता है। हड्डियों का एक बहुत मोटा आवरण इसके ऊपर होता है। ठीक है, फिर वो कई तरीके के उसको शॉक से बचाता है, कई तरीके के जो हमें डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है ना, तो उन चीज़ों से हम उनको बचाता है। दूसरी चीज़ कि जो स्कल होता है ना, स्कल के नीचे फिर एक फ्लड भरा होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है पूरा। ठीक है, वो जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये उसको शॉक से बचाने का काम करता है, मतलब कि सस्पेंशन का काम करता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो स्कल है, स्कल तो क्या करेगा, स्कल जो कोई भी चोट आपको लगी, ठीक है, उस चोट से वो चोट को सहन कर लेगा। फाइन। दूसरा, जैसे हेलमेट होता है आपका, हेलमेट का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत हार्ड होता है और नीचे उसके अंदर क्या लगा होता है? स्पंज लगा होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमारा जो स्कल है उसके ऊपर का हिस्सा मतलब जो बोन्स है वो हार्ड है और उसके अंदर जो है स्पंजी स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जो कि सस्पेंशन का काम करता है, मस्तिष्क को धक्कों से, ठीक है, कई प्रकार की चोटों से और इनकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात। अगर ब्रेन का मस्तिष्क के वजन की हम बात करें तो मस्तिष्क का जो वेट होता है वो लगभग 1200 से 1300 ग्राम है ना, मतलब कि 1.2 या 1.3 kg होता है। फाइन, ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन है ये एवरेज है, फीमेल के अंदर ये रेशो थोड़ा सा और कम हो जाता है और डिपेंड करता है हेल्थ हाइट के ऊपर। ठीक है, पर्सन का जो भी फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसकी जो भौतिक संरचना है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पर एक औसत अगर उसका वेट देखें, औसत वजन अगर हम देखें तो 12 से 1300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, फिर इन चीज़ों के हमने के बारे में आपको कल बता दिया था मैंने कि ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, मतलब कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 हिस्सों में दिमाग जो है आपका बना हुआ है। ठीक, फोर ब्रेन के फर्दर फिर से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, मतलब फोर ब्रेन के फिर से 3 हिस्से हैं। ठीक है, ये हम केवल आपको रिपीट कर रहे हैं, ये कल हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पहला जो है डायनसेफेलॉन। अब स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है कि हिंदी का कोई नेम नहीं होता है इनका, हमें इनको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा कि ये लिखा मैंने डायनसेफेलॉन, है ना, मतलब इनका हिंदी में कोई नाम होता ही नहीं है और इसीलिए हमको इसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, उसके अगेन तीन पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस। ठीक, फिर था लिम्बिक रीजन या लिम्बिक सिस्टम, उसमें हिपोकैम्पस, सेप्टम और एमिगाला। फिर है सेरेब्रम, सेरेब्रम में थे 4 लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब और आपका जो था पेरेंटल लोब। ठीक है, मतलब कि इसके 4 हिस्से थे। फिर दूसरा था हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में 2 चीजें थी, सुपीरियर कोलिकोलस और इंफीरियर कोलिकोलस, और हिंड ब्रेन मतलब कि पश्चिम मस्तिष्क, इसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और सेरेब्रेलम। ठीक है, ये चीज हम आपको कल बता चुके थे कि मस्तिष्क के अंदर इतने भाग होते हैं। अब ये सारे भाग मस्तिष्क में कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, इन चीज़ों के बारे में डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पार्ट्स तो हमको सारे पता हो गए कौन कौन से हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स, मस्तिष्क के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, मतलब कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो आप देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, पूरा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है।
अग्र मस्तिष्क जो है ये जो पूरा हिस्सा है आपका, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा अग्र मस्तिष्क है या फोर ब्रेन है, ठीक है। फिर अगले देखो तो मिड ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, मिड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, तो पश्चिम मस्तिष्क कहाँ पर है, यहाँ से शुरू हुआ है और ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मतलब कि यहाँ तक रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर से नीचे से तो स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी, ठीक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शुरू हो जाती है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि ये जंक्शन है, किसका जंक्शन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब कि मस्तिष्क को और जो मेरु रज्जु है उसको जोड़ने का काम कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और ये किसका हिस्सा होता है, ये हिंड ब्रेन का, मतलब पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे फोर ब्रेन से। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोर ब्रेन जो है उसमें हमने क्या क्या बताया था आपको, तीन जो है उसके बेसिक रीजन थे, है ना। पहला कौन सा था, सेरेब्रम है, या पहला हम डायनसेफेलॉन अगर ले लें तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको डायनसेफेलॉन बोला जाता है, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सभी को, इसको बोला जाता है डायनसेफेलॉन, ठीक है। ऊपर वाला तो लिम्बिक रीजन दिख ही रहा है आपको, लिखा हुआ है, ठीक। और उसके बाद कौन सा है, सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम ये वाला ऊपर वाला सबसे बड़ा पोर्शन, फिर आपका लिम्बिक रीजन और फिर डायनसेफेलॉन। ये तीन हिस्से हैं किसके, फोर ब्रेन के। फाइन, इतनी बात क्लियर है सबको। आपका जो अग्र मस्तिष्क है उसके तीन भाग है, सेरेब्रम, लिम्बिक रीजन और डायनसेफेलॉन। अब देखो आगे चलो, तो सेरेब्रम के अगेन हमने कितने पोर्शन बताए थे आपको, फोर पोर्शन थे, मतलब चार हिस्से थे। सेरेब्रम के चार हिस्से कौन कौन से थे, तो फिर से बता देता हूं मैं आपको। सेरेब्रम, अब देखो चूंकि सेरेब्रम जो है सबसे ऊपर का हिस्सा मस्तिष्क के, है ना, तो उसका जो व्यू अगर हम देखते हैं तो ऊपर से अगर आप देखोगे उसका व्यू तो किस तरीके से दिखाई देता है, उसका व्यू दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। ये भी मैंने आपको कल शायद बता दिया था, है ना, इस तरीके से व्यू दिखाई देता है। और इस व्यू को अगर हम यहाँ पर क्लासीफाई करें, उसको वर्गीकृत करें, तो ये इस तरीके का कुछ दृश्य वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है। सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का हिस्सा है या फोर ब्रेन का एक पार्ट है। अब यहां पर देखो तो ये वाला जो पोर्शन था ये कौन सा था, फ्रंटल लोब, क्योंकि ये सामने की तरफ है, फ्रंटल लोब, ठीक। नीचे वाला जो हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि ये कहां पर है, यहां पर पीछे की तरफ, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। ये फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, फाइन। फिर अगला देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो दोनों पोर्शन है आपके, ये कौन से हैं, पेरेंटल लोब, और साथ में ये जो है ये टेम्पोरल लोब। ये आपके मैंने कान दिखा है, आपके जो कर्ण है, आपके कान है, उनसे लगे हुए जो हिस्से हैं दोनों इस तरफ वाले, ठीक है, इनको बोला जाता है टेम्पोरल लोब। और फिर उसके बाद वाले जो दो हिस्से हैं उनको क्या बोला जाता है, पेरेंटल लोब, ठीक है। फिर फ्रंट वाला फ्रंटल और बैक वाला ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये चार हिस्से हैं किसके, ये चार हिस्से हैं आपके सेरेब्रम के। और स्टूडेंट्स सेरेब्रम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे ब्रेन का 80% जो भाग होता है वो सेरेब्रम ही होता है ना। मतलब पूरे मस्तिष्क का 80% हिस्सा कौन होता है, सेरेब्रम होता है। मतलब ये जो मैं आपको लाइनिंग के थ्रू इसको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कि पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है, ठीक है। और इस सेरेब्रम, ये जो रेड कलर की आपको लाइंस दिख रही है, ये पूरा सेरेब्रम का पोर्शन है। फाइन स्टूडेंट्स, तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 80% हिस्सा जो होता है मस्तिष्क का वो इसी के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। चलिए फिर दूसरे पोर्शन की तरफ हम चलें। इसके चारों पोर्शन मैंने आपको दिखा दिए इस डायग्राम में। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारा लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक रीजन, है ना। लिम्बिक रीजन कहाँ पर है, सेरेब्रम के अंदर ही यहाँ पर सिचुएटेड है। चूंकि ये ट्रांसफर सेक्शन लिया है हमने, मतलब कि अनुप्रस्थ काट लिए, मस्तिष्क की अनुप्रस्थ काट है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लिम्बिक सिस्टम है। अब लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है, हमने पढ़ा था लिम्बिक सिस्टम के भी तीन हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं भाई, हिपोकैम्पस, एमिगडाला और सेप्टम। ये तीन हिस्से इसके, ये जो 3 पॉइंट्स के रूप में, ये बहुत छोटी छोटी संरचना है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बट इनका जो रोल है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या किसका क्या क्या रोल होता है वो भी हम सब आपको बताते चलेंगे। तो लिम्बिक सिस्टम में 3 हिस्से इन 3 डॉट्स के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक। अच्छा, फिर इसकी अगर हम बात करें कि लिम्बिक सिस्टम में इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, तो ये जो होता है ये इमोशंस को जनरली, देखो मस्तिष्क का हर भाग
ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि भाई मान लीजिए कि ये मेडुला ऑब्लंगाटा है ना, तो मेडुला ऑब्लंगाटा को हमने कहा कि भाई ये कार्डियोवास्कुलर रीजन में काम करता है, मतलब कि हृदय संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हृदय संबंधी गतिविधियां अब मेडुला ऑब्लंगाटा के अलावा किसी और रीजन में ऑपरेट ही नहीं होगी, है ना। मस्तिष्क में मस्तिष्क का हर हिस्सा लगभग हर काम करता है, आप ऐसा समझ सकते हो। कोई भी काम मस्तिष्क के किसी एक हिस्से को नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी वजह से वो पोर्शन जो है काम करना बंद कर दे, तो वही चीज दूसरे किसी पोर्शन से रेगुलेट की जा सकती है, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन, हम कह सकते हैं कि मेन फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर हिस्से, एक पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। बट वही वर्क जो है वो दूसरा पोर्शन भी ऑपरेट करता है ना, भले ही वो उसके लिए मेन फंक्शन ना हो। जैसे कि अगर हम इमोशन की ही बात करें, है ना, तो इमोशन जो है, अब यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें देखो जरा। तो इमोशन में जो है हमें गुस्सा आता है, ठीक है, उसके बाद में हमें हैप्पीनेस होती है, मतलब खुशी होती है, गुस्सा है, खुशी है, या फिर सेक्स वाला जो इमोशंस होता है वो होता है, ठीक। इसके अलावा जो है और भी कई तरीके के इमोशंस हम यहाँ पर शो करते हैं। तो ये सब इमोशन जो है ये लिम्बिक सिस्टम द्वारा ऑपरेट होते हैं, ठीक। बट यही सारी चीजें मेडुला ऑब्लंगाटा भी यही सारी चीजें जो है हाइपोथैलेमस जो होता है ये भी ऑपरेट करता है, ठीक है। मतलब कि हाइपोथैलेमस का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, वो बैलेंसिंग का होता है, बट साथ में वो कुछ इमोशंस को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो डिपेंड नहीं है भाई, हमारी बॉडी जो है वो मस्तिष्क के किसी एक हिस्से पर डिपेंड नहीं है कि अगर मेडुला ऑब्लंगाटा खराब हो गया मान लो किसी वजह से, तो फिर उससे रिलेटेड फंक्शन कौन करेगा, तो दूसरे हिस्से जो दूसरे मस्तिष्क के भाग है वो भी उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करें पहले, तो मेन अगर फंक्शन की हम बात करें इमोशन की, तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का मेन फंक्शन होता है इमोशंस को कैरी करना या इमोशंस को रेगुलेट करना, है ना। जैसे कि भाई होता है ना, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें मान लीजिए खुशी हो रही है, हमें ठंड का एहसास हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके के कई सारी जो चीज़ें हैं वो ये सब लिम्बिक सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल करता है, ठीक। अब देखो जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम बहुत ही छोटा पोर्शन होता है, ठीक है। वहां पर अगर जैसे एनिमल को, अगर किसी एनिमल को गुस्सा आता है तो अब उसमें सोचने सब विवेक शक्ति तो है नहीं, है ना, तो वो गुस्से को, अपना जो एंगर है उसको जो है शो कर देगा, अपने गुस्से को व्यक्त कर देगा। बट ह्यूमन बीइंग में दो ऑप्शन होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जो उस इमोशन को सहन कर लेते हैं, है ना, और कुछ पर्सन जो होते हैं उसको जो है शो कर देते हैं। तो ये जो सोचने समझने की शक्ति होती है ये सेरेब्रम की वजह से आती है, ठीक है। मतलब कि लिम्बिक सिस्टम के ऊपर भगवान ने हमें सेरेब्रम दे रखा है जिसकी वजह से हम हमारे इमोशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स के साथ ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर उनको कोई इमोशन आता है तो वो उसे शो करेंगे ही, ठीक है। चलिए फिर अगला देखो, अगला जो रीजन है हमारा यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम के बाद हम देखते हैं, ये हो गया सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम। अगला पोर्शन जो है वो हमारा है डायनसेफेलॉन, है ना। डायनसेफेलॉन में तीन हिस्से थे, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये सब के सब कहां पर सिचुएटेड है, लिम्बिक सिस्टम के नीचे की तरफ, ठीक है। और चूंकि ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। हालांकि इंफॉर्मेशन एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है, बट चूंकि स्ट्रक्चर ब्रेन का पूरा एक ही है तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब देखो थैलेमस का काम क्या है, रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स देना किसी भी चीज के लिए। जैसे हमें कोई गर्म चीज टच हो गई तो हम रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत हाथ वहां से हटा लेते हैं, ठीक। हमसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, या और भी इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक। फिर अगला देखो जो हाइपोथैलेमस होता है आपका, वो क्या करता है, वो टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, हार्मोन्स, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। हमने देखा होगा ना कि जैसे अल्कोहल कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद जो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो इसी हाइपोथैलेमस पर होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंसिंग का काम भी करता है, इसीलिए ही अल्कोहलिक पर्सन जो होता है वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, अल्कोहल पीने के बाद उसका हाइपोथैलेमस जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो बैलेंसिंग के लिए जो है उस पर सबसे ज़्यादा अल्कोहल का इफेक्ट होता है, इसीलिए वो बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, ठीक। अगला चलो, तो अगला, अब ये तो अभी हमने सिर्फ फोर ब्रेन पढ़ा, अगला कौन सा है भाई, मिड ब्रेन, मतलब कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में यहाँ पर हमने देखा था कि एक तो
इस तरफ से मैं दिखाता हूं। मध्य मस्तिष्क में भी क्या था, मध्य मस्तिष्क में यहां पर 4 प्रकार के आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऊपर के जो 2 डॉट है इनको बोला जाता है सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है। यहां पर मैंने यहां पर तो नहीं लिखा है, ये देखो ये लिखा हुआ है। मिड ब्रेन में ऊपर के जो 2 पोर्शन है उनको बोलेंगे हम सुपीरियर कोलिकुलस और नीचे के 2 पोर्शन है उनको बोलेंगे इंफीरियर कोलिकुलस। मतलब कि ये भी इसी तरीके की बिंदु समान संरचनाएं होती है, ठीक। अब इनका काम क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो 2 पोर्शन है आपके, ठीक है, जिनको कि हम सुपीरियर कैलिकुलस कह रहे हैं, ये विजुअल्स को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि हम आंखों से जो देखते हैं, है ना, उनकी प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। फिर नीचे वाले जो 2 पोर्शन है ये किसको, ऑडिटरी, मतलब कि हियरिंग से रिलेटेड जो चीजें होती है, मतलब यहाँ पर देखने का काम होता है और यहाँ पर सुनने का काम होता है, ठीक। मध्य मस्तिष्क के अंदर 2 हिस्से हैं। पहला कौन सा है, सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस क्या करता है, देखने या विजुअल से रिलेटेड काम करता है, और इंफीरियर सुनने से रिलेटेड या हियरिंग से रिलेटेड काम करता है, ठीक। अब ये तो पूरा सेरेब्रम है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से शुरू होता है हिड ब्रेन, मतलब कि पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में 3 हिस्से हैं। पहला है पोन्स, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना। तो पोन्स जो होता है वो रेस्पायरेशन से संबंधित, मतलब श्वसन से संबंधित कई सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे कि फेफड़ों का या डायफ्राम का जो होता है, डायफ्राम ऊपर नीचे की तरफ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट होती है वो फूलती है और वापस से रिलैक्स होती है, तो वो सब जो रेगुलेशन है वो यहाँ से होता है, ठीक। फिर अगला देखो, सेरेब्रम जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, है ना, कई तरह के केमिकल्स हैं। उन केमिकल्स के अंदर एक तरीके का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, है ना, साम्य अवस्था को बनाए रखना। साम्य अवस्था का मतलब हर चीज बैलेंस में रखना, हमेशा समझ सकते हैं, ठीक है। कोई केमिकल ज्यादा अमाउंट में नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बॉडी को उसके लिए, भाई जैसे डाइजेशन के लिए मान लो HCl का सिक्रीशन होना है, और अगर HCl स्त्रवित हो गया, अम्ल का ज्यादा स्त्रवण हो गया तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो इन सब चीजों को रेगुलेट कौन करता है, सेरेबेलम करता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के रसायनों की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक। अगला है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो पहली चीज तो सेरेब्रम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे शरीर का, मतलब मस्तिष्क का। फिर मेडुला ऑब्लंगाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो ये जंक्शन है, किसका जंक्शन है, मस्तिष्क का और स्पाइनल कॉर्ड का, है ना, मेरु रज्जु का और स्पाइनल कॉर्ड का, जो मेरु रज्जु और मस्तिष्क का ये जॉइंट होता है। यहीं से दोनों, यहाँ से जो है नीचे की तरफ पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक। दूसरी बात कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, यहाँ पर जो नर्व्स है, भाई जैसे होती ना कि जो ब्रेन है हमारा, उसकी सारी जो वायरिंग है, वायरिंग का मतलब सारे जो न्यूरॉन्स है, तंत्रिकाएं हैं, वो सब इसी हिस्से से कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, और इसी हिस्से से फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है पूरा तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। भाई सेरेब्रम से भी कुछ नर्व्स आएंगी, है ना, लिम्बिक सिस्टम से भी कुछ नर्व्स आएंगी, यहाँ से भी हर हिस्से से सब सारी नर्व्स आ रही है ना, सारे वायर्स आ रहे हैं, और सबको अपने अपने टारगेट ऑर्गन तक जाना है, अपने अपने अंगों तक जाना है। तो वो पूरा जो आप एक कह सकते हो कि एक कॉमन वे होता है ना, एक ऐसा मार्ग होता है जहाँ से मस्तिष्क की समस्त तंत्रिकाएं जो हैं यहाँ से निकलती है ना। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो तंत्रिकाएं होती है वो एक दूसरे पर इस तरीके से ओवरलैप होती है या क्रॉस करती है ना। कोई भी वायर एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ऊपर से। और इसीलिए ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये बहुत ही, आप इसको कह सकते हो, बहुत ही सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है ना। तो जैसे हमने देखा होगा ना, कुछ मूवीज में क्या होता है कि ऐसी गर्दन को घुमा करके किसी को मार दिया जाता है ना। कोई क्रिमिनल है, उसने किसी की गर्दन मरोड़ दी, उसको मार दिया, तो वो जो गर्दन जब मरोड़ी जाती है, वो जो पोर्शन जहाँ पर डैमेज होता है, वो पोर्शन कौन सा होता है, वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ठीक। मतलब अगर मेडुला ऑब्लंगाटा पर चोट लग जाती है तो यहाँ से क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है बॉडी का पूरा, वहाँ की सारी नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकती है, सारी जो तंत्रिकाएं हैं वो यहाँ से क्षतिग्रस्त हो सकती है, क्योंकि उनका जो जंक्शन है वो यहीं से है ना। यहाँ से तो वो सब सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग, जिसको जहाँ जाना है वो चली जाएंगी, बट ये जो पोर्शन है यहाँ से वो कॉमन वे होता है, ठीक। तो इसीलिए मेडुला ऑब्लंगाटा जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इसका जो वेट होता है वो सिर्फ 7 ग्राम होता है ना, 7 ग्राम होता है बस मेडुला ऑब्लंगाटा।
अब देखो सेरेब्रम जो उसका एक और नाम है, सेरेब्रम को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना छोटा दिमाग होता है, जिसको कि हम इस यहाँ पर जो है इसको पोजीशन जो है इसकी यहाँ पर होती है। तो सेरेब्रम जो होता है ये भी बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, बट जो मेडुला ऑब्लांगाटा है वो मोर सेंसिटिव होता है। फाइन, चलिए, तो ये तो हो गई ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर, ब्रेन के सारे पार्ट्स मैंने आपको उनकी पोजीशन बता दी, कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। सेरेब्रम सबसे ऊपर है, उसके बाद लिम्बिक रीजन, फिर आपका आ जाता है डायंसेफेलॉन के 3 हिस्से हैं, फिर मिड ब्रेन है, और फिर इसके बाद में जो है आपका हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बता दीजिए। देखो हमें पता है कि मस्तिष्क की सारी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, चाहे वो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल हो या दोनों फिजियोलॉजिकल हो, कुछ भी हो, है ना। कुल मिलाकर के शरीर की समस्त गतिविधियों का जो नियंत्रण है वो जो है हमारे मस्तिष्क से होता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट रीजन्स है, जैसे सेरेब्रम है और हाइपोथैलेमस है और मेडुला ऑब्लांगाटा है, इन तीनों रीजन के स्पेसिफिक फंक्शन जो है, जो महत्वपूर्ण कार्य ये संचालित करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, मतलब कि सेरेब्रम के कार्य। सेरेब्रम का मतलब कि मस्तिष्क का 80% पोर्शन, है ना, मस्तिष्क का 80% हिस्सा होता है। इसका फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन क्या है, मेंटल एक्टिविटीज, मतलब कि मानसिक गतिविधियां। मानसिक गतिविधियों में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि मेमोरी, हमारी याददाश्त जिसको हम बोलते हैं, याद रखने की क्षमता, वो इसी की वजह से होती है, इसीलिए इसका जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा होता है। मतलब कि कोई भी आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े, याद करने प्रिपेयर किया, तो वो जो मेमोरी है आपकी, है ना, वो किसकी वजह से है, सेरेब्रम की वजह से है, वहीं पर सारी चीज़ें स्टोर हो रही है। ठीक, दूसरा आपकी बुद्धिमत्ता, मतलब का आपका जो IQ लेवल जिसको हम कहते हैं, वो भी किस पर डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है सेरेब्रम पर। मतलब कि आप चीज़ों को कितना ज़्यादा याद रख सकते हो, ठीक है, या मेमोरी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल का मतलब यहाँ पर हम कहते हैं ना कि भाई मानसिक रूप से वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है या बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, जो कि मस्तिष्क की शक्ति पर निर्भर करती हैं, उन सभी का जो है रेगुलेशन यहीं से होता है। फिर अगला देखो तो थिंकिंग, मतलब सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, कोई काम अच्छा है या बुरा है, इसमें जो है डिफरेंस बताने की जो पावर होती है वो ह्यूमन बीइंग में ही होती है, एनिमल्स में तो नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास सेरेब्रम होता है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि जैसे हम इमोशंस हमारे अंदर कोई आते हैं तो उनको कंट्रोल करने की पावर हमारे अंदर होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेरेब्रम है, और बहुत ही रिच पोर्शन है यहाँ पर सेरेब्रम का। फिर अगला देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का एहसास करना, है ना, जैसे होता है ना कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पढ़ाई के लिए हम कितने रिस्पॉन्सिबल है, हमारे काम के लिए हम कितने रिस्पॉन्सिबल है। तो कुल मिलाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस होता है ना, जिम्मेदारी निभाने की जो एक प्रवृत्ति होती है, उसका भी नियंत्रण जो है कौन करता है, सेरेब्रम करता है। ठीक, अगला देखो तो मॉरल सेंस, मतलब कि नैतिक जो भी आभास होता है या ज्ञान होता है ना। नैतिक का मतलब समझा जाता है कि भाई सोसाइटी में हमें कैसे कपड़े पहनना है, कैसे आपको चलना फिरना, उठना बैठना है, ताकि कोई आपके बारे में कुछ गलत ना बोले। ये सब चीज़ें नैतिक चीज़ें। तो इन नैतिक जो सेंस होता है आपका, मतलब मॉरल जो सेंस होता है, वो भी सेरेब्रम ही जो है डिसाइड करता है। फिर टच, मतलब कि देखो अब आप अगर देखें तो सेरेब्रम को के जो काम है उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये सारे तो मेंटल एक्टिविटी हो गई यहाँ तक, है ना। इसके बाद जो है सेंस से रिलेटेड जो है इसके फंक्शन है। सेंस से रिलेटेड मतलब कि संवेदी अंग जो है हमारे, जैसे हमें किसी ने टच किया तो हमें उसका आभास हो जाता है कि हमें किसी ने छुआ है या टच किया है, तो वो भी जो है कहाँ से रेगुलेट होगा, सेरेब्रम से। फिर हियरिंग, मतलब कि सुनने की जितनी भी संवेदी आपके अंग है, 5 इंद्रियां होती है हमारी, जो टेस्ट है, देखना है, सुनना है, ये सब त्वचा संबंधी, ये 5 जो भी इंद्रियां होती है वो सब यहीं से जो है रेगुलेट होती है। तो टच, हियरिंग, फिर टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर में कम। फंक्शन क्या है, सेरेब्रम के फंक्शंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो सेरेब्रम है उसके कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है मानसिक कार्य, मतलब मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या है, मेमोरी मतलब याददाश्त, इंटेलिजेंस मतलब कि आपका IQ लेवल, बुद्धिमत्ता,
थिंकिंग मतलब सोचने समझने की शक्ति, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारियों का एहसास होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना। फिर मॉरल सेंस मतलब कि नैतिक जो आपका ज्ञान होता है वो होता है, ठीक। फिर अगला जो पोर्शन है वो सेंस से रिलेटेड है, सेंसरी है, मतलब कि टच किया आपको किसी ने तो आपको सेरेब्रम के थ्रू जो है उसको ऑपरेट किया जाता है। हियरिंग सुनने की क्षमता, टेम्परेचर वातावरण में तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर टेस्ट मतलब कि स्वाद, आपने कोई खाना खाया, अच्छा है बुरा है, नमक कम है शक्कर ज़्यादा है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। फिर स्मेल, ठीक है, बैड स्मेल है गुड स्मेल है, जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है, प्लीजेंट हो या अनप्लीजेंट हो, वो सभी का जो सेंस है वो सेरेब्रम से होता है। फिर अगला देखो तो अगला जो है इसका वॉलेंटरी मसल्स को ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक। पहला जो था मेंटल एक्टिविटी में था, दूसरा सेंस से रिलेटेड था, और तीसरा जो इसका फंक्शन होता है सेरेब्रम का वो होता है फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। जैसे कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम का मतलब जो कंकाल होता है, हड्डियां जो होती है ना, तो हड्डियों से ही मूवमेंट होता है। जैसे मैं अभी हाथ को हिला रहा हूं तो ये हाथ हिलाने का जो काम है ये इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, सेरेब्रम ऑपरेट कर रहा है। तो स्केलेटल का जो भी मूवमेंट है ना, कंकाल तंत्र जो है हमारा, उसकी जो भी गतिविधियां हैं, दौड़ना, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, फिर हम बैठ रहे हैं, हम किसी से बात करते समय हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, और ये सब चीज़ों को जो है स्केलेटल से संबंधित इन सभी चीज़ों का जो नियमन है, रेगुलेशन है, वो भी कौन करता है, सेरेब्रम करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सेरेब्रम के बेसिक फंक्शंस ये सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक। इस चीज़ तो ये है बिल्कुल कर सकता है। हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन का हिस्सा है, और फोर ब्रेन में किस्सा डायनसेफेलॉन का। हाइपोथैलेमस क्या क्या काम कर रहा है देखो जरा, वाटर बैलेंस करने का, शरीर में पानी के जल के नियमन का कार्य कर रहा है, ठीक। फिर मेटाबॉलिज्म मतलब जो आपकी पाचन क्रिया है, ठीक है, जो आपका उपापचय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका नियमन करता है, ठीक। फिर उसके बाद में ये अगेन देखो फिर से इमोशन का काम ये भी हैंडल कर रहा है। सेक्स, पेन, प्लेजर मतलब कि आपकी सेक्स है, दर्द है, आपका जो प्लेजर है, खुशी की जो भावना है, उसको भी रेगुलेट करता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ना। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में एक सबसे बड़ी हमारी मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोल सकते हैं, शरीर की सभी ग्रंथियों में की हेड होती है वो, है ना। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कंट्रोलिंग या उसका नियमन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक। अगला देखो मेडुला ऑब्लांगाटा, तो ये क्या क्या काम करता है भाई, वोमिटिंग, है ना, मतलब कि जो हमें उल्टी होती है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ हम खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, या कभी कभार तबीयत खराब होने की वजह से भी जो है वोमिटिंग हो जाती है, तो वो जो है वोमिटिंग कराने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। फिर छींकना, छींक आती जो हमें, वो भी काम कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर डकार आना, ठीक है, खाने के बाद जनरली डकार आती है, वो भी जो सेंस होता है वो मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। फिर बीपी को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। फिर अगला है कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स, भाई ब्लड जो वेसल्स है जिनमें खून बह रहा है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, मतलब धमनी हो चाहे शिरा हो, उसमें रक्त बह रहा है, उसके डायमेंशन को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो उस रक्त की नलिका को चौड़ा कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो उसको क्या कर देगा, उसके व्यास को, उसके डायमीटर को कम कर देगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये काम करता है। फिर इमोशन भी कर रहा है, ठीक है, जैसा कि ये भी कर रहा है। रेस्पायरेशन से संबंधित सभी गतिविधियों का जनरली डायफ्राम जो होता है उसको ऊपर उठाने का और नीचे ले जाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ मेजर जो पार्ट्स थे उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात करी। अब देखो जरा कि ब्रेन से निकलने वाले कुछ मुख्य हार्मोन हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मस्तिष्क के अंदर, पीयूष ग्रंथि, उससे स्रावित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन है? सबसे पहला तो है LH हार्मोन, है ना, या इसको बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करने वाला है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और क्या करता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये दो सेक्स हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, इन दोनों का रेगुलेशन करता है, ठीक है। अगला देखो तो FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब कि जो फीमेल होती है ना,
उसमें ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, मतलब जो अगर हम कॉमन बोले तो अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, या फॉलिकल्स जो बनते हैं, एग्स फॉर्मेशन जो होता है उसका रेगुलेशन जो है ये हार्मोन्स करता है। ठीक है, हमने देखा होगा ना कि जनरली जब कोई लेडी प्रेगनेंसी का टेस्ट करती है अपने घर पर उस किट से, है ना, तो उसमें 2 लाइंस आती हैं, तो वो जो 2 लाइंस आती है वो इस हार्मोन्स की वजह से ही आती है। ठीक है, फिर अगला देखो तो GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, मतलब वृद्धि हार्मोन। अगर इसका सिक्रीशन नहीं होगा तो हमारी जो वृद्धि है, मतलब जो हाइट है हमारी, वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी और भी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। फिर इसमें अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो जो है बहुत ज़्यादा जो है हाइट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ हाइट हो जाती है। कुछ लोगों में इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं जो कि एक डिजीज़ होती है, एक डिसऑर्डर होता है ना। किसी में कम अगर हो जाए तो वो बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है, वो भी क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। तो मतलब कि बैलेंसिंग होनी चाहिए हर जगह। तो यहाँ पर भी अगर ग्रोथ हार्मोन बैलेंस रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, वो भी क्या होगी, बैलेंस होगी सभी प्रकार से, हेल्थ हाइट वाइज। ठीक है, अगला देखो तो हैप्पी हार्मोन मतलब खुशी का हार्मोन, ये कौन सा होता है भाई, डोपामिन। और ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और साथ ही में इसको क्या कहा जाता है, हैप्पी हार्मोन। फिर अगला है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है ये जनरली कब रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जब हमें बहुत ज़्यादा फियर या डर का एहसास करते हैं हम, है ना। मतलब जब होता है ना हम कोई मुसीबत में हो रहे हो, जंगल में हो, कोई शेर पीछे पड़ गया तो एकदम से जो घबराहट होती है ना, उस अवस्था में जो है एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसी की वजह से हमारे शरीर की जो क्षमता होती है, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत बढ़ जाती है ना। मतलब हम भले ही दौड़ नहीं पाते हो रेगुलर डेली लाइफ में, बट अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसी कोई मेजर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फटाफट दौड़ने लगेंगे, है ना। और फिर अगर मान लो कि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, आप जो काम नॉर्मल स्टेज में नहीं कर पाते हैं, है ना, वो काम अगर आप एड्रेनलिन आपके अंदर सिक्रीशन हो रहा है तो वो क्या होगा, आपको जो है वो काम आप कर पाओगे। फिर दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि हम होता है ना कि लड़ाई झगड़ा जब होता है किसी का आपस में, तो उस समय कोई चोट लग जाती है तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि उस समय भी कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रेनलिन। घर में आके जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तब हमको बाद में पता लगता है कि भाई हमें यहाँ पर क्या हो गया है, चोट लग गई है। तो ये जो हार्मोन होता है एड्रेनलिन, ये सब संकट के समय में, है ना, आपकी शरीर आपका जब भी आप किसी संकट में होंगे, है ना, किसी भी प्रकार का, फिजिकल मेंटल कोई भी, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, फिर स्ट्रेस हार्मोन, है ना, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो कार्टिसोल होता है और साथ ही में ये ग्लूकोज के लेवल को जो है ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं जैसे ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन कौन करता है, वैसे तो इंसुलिन करता है ना। जिनको डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं, उनको पता होगा, तो इंसुलिन भी करता है और साथ में कार्टिसोल भी करता है। मतलब कि हमारी बॉडी में हर वर्क के लिए का ऑप्शन अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि इंसुलिन अगर जो काम कर रहा है वो कोई दूसरा काम नहीं करता है, बट ये जो हार्मोन ये केवल स्ट्रेस की कंडीशन में ही काम करेगा, है ना, नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे और बाकी के जो हार्मोन्स हैं वो हम जब हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है वो पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज सारी चीज़ें अब मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अब ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया है।